हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन लेकर आए हैं। जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, हमने आपको गोलीय दर्पण की परिभाषा बताया था और गोलीय दर्पण का प्रकार बताया था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर। तो जी हाँ दोस्तों, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में कुछ इस प्रकार का क्रम है। ये इतनी सारी परिभाषाएं हैं, आज हम इस परिभाषाओं के विषय में जानेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला हेडिंग है हमारा दर्पण का ध्रुव। दर्पण की परिभाषा तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दर्पण में कुछ बातें होती हैं जो उन्हीं बातों को हमें इस हेडिंग के माध्यम से सीखना है। तो सबसे पहला होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव कहते किसे? तो दर्पण के ध्रुव की परिभाषा होती है कि किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से आते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव का मतलब होता है किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया? चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। हमने क्या बताया कि किसी भी गोलीय दर्पण के चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ठीक। आते हैं परिभाषा पर। किसी भी गोलीय दर्पण के चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक। किसी भी गोलीय दर्पण के इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। अब समझ में आया? किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसे लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि हमने क्या कहा कि कोई भी गोलीय दर्पण हो। चलिए देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण, जैसे एक गोलीय दर्पण ये है, हम इस तरीके से समझा दे रहे हैं आपको कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी गोलीय दर्पण, ध्यान से देखिएगा अभी हम कैसे बताते हैं आपको। ये है आपका अवतल और ये है आपका उत्तल, ठीक। कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, दोस्तों अगर ये खोखला गोला है तो इसका केंद्र भी यहीं कहीं होगा आसपास। अगर ये कोई खोखला गोला है तो इसका केंद्र भी होगा यहां पर, ठीक। तो परिभाषा में क्या कहा गया है कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम C से निरूपित करते हैं। फिर से आते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग होगा उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित करते हैं।
अब ये जो आपका गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग था, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग था, उसी खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वक्रता त्रिज्या पर। किस पे आते हैं? वक्रता त्रिज्या पर। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है? आपने देखा था यहाँ पर ध्रुव था, अभी हमने पहले वाली परिभाषा में चर्चा किया था। यहाँ पर क्या था आपका? ध्रुव। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या की आप दो परिभाषा बनती है। एक तो पहली परिभाषा ये होती है कि किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा ये होती है कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कोई ये गोलीय दर्पण है, सॉरी ये कोई खोखला गोला है। अब ये खोखला गोला का ये केंद्र होगा आपका, और इसी खोखले गोले की ये क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो कहा क्या गया कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण हो गया, कोई भी गोलीय दर्पण हो, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है इतना, उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्रम में क्या होगा हमारा? अगले क्रम में हमारी कौन सी परिभाषा बन रही है? अगले क्रम की परिभाषा है मुख्य अक्ष की। अब ये मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो बच्चों आपसे बता दें कि मुख्य अक्ष की परिभाषा बस एक लाइन ध्यान से सुन लीजिए, आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आते हैं मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है कि किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या? किसी भी गोलीय दर्पण के इस वक्रता केंद्र और ध्रुव, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है? आपका मुख्य अक्ष। समझ में आई परिभाषा? किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बहुत ही आसान परिभाषा था। किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिखने की जरूरत समझें तो आप रफ और पेन लेकर बैठिए, वहीं पर लिख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? चलिए यहीं पर दिखा दे रहे हैं आपका अभिलंब। अभिलंब की परिभाषा होती है कि किसी भी गोलीय दर्पण, दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी भी गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण का मतलब गोलीय दर्पण दो ठो होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल। ये दोनों गोलीय दर्पण होते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं चाहे अवतल हो या उत्तल, तो दोनों का नाम लेने से अच्छा है हम कह देते हैं किसी भी गोलीय दर्पण। तो चलिए आते हैं। अभिलंब की परिभाषा होती है कि किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत जो रेखा खींची जाती है वही उसका क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत जो खींची गई रेखा होती है वही क्या कहलाती है? आपका अभिलंब कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम आते हैं दर्पण का द्वारक। तो आपने देखा होगा कि तो दोस्तों दर्पण के द्वारक में हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो आपका गोलीय दर्पण है, ये तो आपका
अवतल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, उत्तल हो गया। ठीक, ये जो गोलीय दर्पण होता है, इस गोलीय दर्पण का जो द्वारक होता है, द्वारक का मतलब किसी गोलीय दर्पण की जो व्यास होती है, किसी भी गोलीय दर्पण की जो व्यास होती है, वही क्या कहलाता है, वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। ये क्या हो गया आपका, दर्पण का द्वारक। किसी भी गोलीय दर्पण की जो व्यास होती है, गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है, वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। याद हो गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य फोकस और फोकस दूरी की चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है, बस आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो बच्चों, मुख्य फोकस की परिभाषा होती है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, चित्र के माध्यम से ज्यादा हमें समझ में आता है। आइए देखते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन मतलब टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें, ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए यहाँ पर भी दिखा देते हैं एक बार, फिर से अभी हम परिभाषा दोहरा देंगे। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है, तो दर्पण से, दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार सुनते हैं पूरा मेंटेन परिभाषा। चलिए देखते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से इसको कम से कम 10 बार हम रिपीट करेंगे, घबराइए मत। किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, वही मुख्य फोकस कहलाती है। या किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस के, या किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यह थी आपकी परिभाषा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात रह गई है। बात यह रह गई है बच्चों कि आप देख रहे होंगे कि ये अवतल दर्पण के सामने आपका मुख्य फोकस है,
और ये उत्तल दर्पण के पीछे आपका मुख्य फोकस है। तो इसमें कुछ नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, परंतु उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। अगर कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है, आगे होता है या दर्पण के पीछे होता है, तो उत्तल दर्पण में आप क्या बताएंगे, जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। और अवतल दर्पण में क्या बताएंगे, जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के आगे होता है। ठीक, परिभाषा याद हो गई। परिभाषा क्या है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मेरी समझ से आ गया होगा। अब हम आते हैं फोकस दूरी पर। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी का मतलब होता है, यही समझ लीजिए, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका ध्रुव है। ठीक, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका ध्रुव है। तो फोकस दूरी की परिभाषा होती है किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इस महत्वपूर्ण परिभाषाओं के विषय में हम लोग जान लिए हैं और आप भी अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी इनका प्रयोग आगे आने वाला है। गोलीय दर्पण में कौन सी चीज कहाँ पर होती है, जैसे मुख्य अक्ष कहाँ होती है, ध्रुव कहाँ होता है, मुख्य फोकस कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, अगर ये चीज हमें नहीं पता रहेगा तो आगे हमें और भी टॉपिक समझने में बड़ी कठिनाई होगी। तो इसके लिए इसे पढ़ना जरूरी था और ये आज समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।